नमस्कार, मैं मनु पवार और मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस समय उन्हें मेरे नियमित दर्शक पहचानते ही हैं। वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत देहरादून से मेरे साथ जुड़े हैं और गजेंद्र रावत जी को आप जानते ही हैं, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बहुत मशहूर हैं। और आज मैंने जिस मसले पर उन्हें बातचीत के लिए निमंत्रित किया है वो उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ा हुआ मसला है। एक कहावत अक्सर कही जाती है कि सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट। तो उत्तराखंड में जो कांग्रेस के भीतर इस समय चल रहा है वो इसी तरह जुलाहों में लट्ठम लट मची हुई है। वो भी ऐसे समय में जबकि 2027 का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव सामने है। उसके लिए बहुत व्यापक रणनीति चाहिए क्योंकि बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी से और सर्वशक्तिमान पार्टी से मुकाबला है। तो कांग्रेस के जो जुलाहे हैं वो लट्ठम लट मचाए हुए हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस विपक्ष वाला जो स्पेस है वो किसी दूसरे के लिए क्रिएट कर रही है? इस पर बात करेंगे। गजेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद भाई पवार जी, बहुत धन्यवाद। गजेंद्र भाई, करण महाराज साहब को एक चिट्ठी जारी करनी पड़ी अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन के भीतर कि भाई अपनी बात जो है वो पार्टी के उचित फोरम पर रखें। तो ये नौबत क्यों आई? क्या चल रहा है कांग्रेस के भीतर अभी? दरअसल वो उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और इस 3 साल के कार्यकाल में ना कोई महामंत्री बना, ना कोई उपाध्यक्ष बना, ना कोई प्रवक्ताओं की लिस्ट बनी और ऐसा लग रहा है कि एक काम चलाओ व्यवस्था वहां पर चल रही है। और जिस दौर में आपको सरकार को घेरना है, सड़क से लेकर सदन तक घेरना है और पार्टी अध्यक्ष का काम तो ये होता है कि वो अपने एक एक कार्यकर्ता को बोले कि भैया तुम इस सरकार को, इनके विधायकों को, इनके मंत्रियों को, इनके मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष ये भी आ गए, इनको हर जगह घेरो, सोशल मीडिया पे घेरो, व्हाट्सएप पे घेरो, जो यूट्यूब है उन पे घेरो, हर जगह घेरो। और उस दौर में अगर कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि भैया तुम वहां सब कुछ मत बोलो और यहाँ के बोलो, तो ये समझ में नहीं आ रहा लोगों की यहाँ के कहाँ बोलो। तो जो कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, इससे पहले एक चिट्ठी और जारी हो रखी है। उस चिट्ठी में कहा गया था कि भाई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा कांग्रेस दफ्तर में, और जो करेगा पहले वो करण महाराज से पूछेगा। तो इसका मतलब अब वहां पर जो पहले तो नेता ही नहीं बचे, आधे से तो भाग गए भाजपा में, कुछ को भाजपा खदेड़ के ले गई, कुछ को खरीद लिया, कुछ को लालच दे के ले गए। अब स्थिति ये हो गई कि जो थोड़ा बहुत लोग वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, जनता के मुद्दों पर बोलने वाले थे, उनके कह दिया कि भाई जो है आप मेरी अनुमति के बिना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करेंगे। अब ये जो मतलब विपक्ष है, मुख्य विपक्षी दल आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 70 में से जो है 20 विधायक इन्हीं के हैं और बाकी 2 एक जो निर्दलीय है। तो स्थिति अब ये हो गई कि जिस विपक्षी दल को सरकार को घेरना था, वो अपने उस पार्टी के अध्यक्ष कह रहे कि भाई तुम सोशल मीडिया में मत बोलो, कहीं कुछ मत बोलो, पहले उनको पूछो। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी कह रहे कि आप मत कीजिए, पहले मेरे से पूछिए। तो ये एक ऐसा दौर चल रहा है मनु भाई कि एक और तो भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई है, और सदस्यों के हिसाब से वो कितनी नंबर 1 बनी मैं तो नहीं जानता, लेकिन आर्थिक रूप से मैं जानता हूं कि जिस प्रकार के आंकड़े अखबारों में, टीवी चैनलों में आ रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए उनके खाते में एक नंबर में जमा हो गए, उनके बड़े बड़े दफ्तर बन गए, अरब दफ्तर तो बनाया बनाया, अब तो संघ भी बता रहे कि आपके दिल्ली में जो है 150 करोड़ का दफ्तर वही बन गया है। पूरे देश में हर जिला स्तर पर जिस पार्टी ने अपने को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया हो, जो पार्टी आज इस बात के लिए जानी जाती है कि वो किसी की बन बनाई सरकार भी गिरा सकती है, किसी की पार्टी के दो फाड़ कर सकती है, तो उस पार्टी से लड़ने के लिए जहां आपका कार्यकर्ता सड़क पर दिखना चाहिए था, सोशल मीडिया में दिखना चाहिए था, हर जगह प्रखर रूप से जो है वो जनता की आवाज उठाते हुए दिखना चाहिए था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सत्ताधारी दल है वो तो कभी सरकार से सवाल पूछेगा नहीं, ना अपने विधायकों से पूछेगा, न मंत्री से, न मुख्यमंत्री से पूछेगा। तो उस दौर में जो विपक्षी दल है और जो मीडिया है, इन दो लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि ये जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाए, उनसे पूछे। और उस दौर में कर्ण मारा की ये चिट्ठी निश्चित रूप से कांग्रेस का तो भले कितना भी बेड़ा गर्क हो, इससे तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना है कि विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में, उस व्यवस्था को जरूर ये कुठाराघात जो है होता हुआ महसूस करता हूं। क्योंकि अगर विपक्ष के लोग भी बोलना बंद कर देंगे
और उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप पार्टी फोरम में बोलेंगे। पार्टी फोरम की स्थिति यह है कि वहां कांग्रेस कमेटी नहीं है, कोई पार्टी फोरम व्यवस्था नहीं है। जो करण मारा के राइट हैंड थे कुछ दिन पहले, क्या नाम इसका, जोत सिंह बिष्ट और मथुरा प्रसाद जोशी, जिनके पास सारा डाटा था कांग्रेस पार्टी का, वो जो है बता रहे हैं, जो तो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। अब उनके जाने के बाद बता रहे हैं कि वो अपने सारा डाटा भी ले गए, और वहां से वो दोनों लोग रोज जो है, जो कांग्रेस में थोड़ा बहुत बचे कुचे लोग हैं, उनको फोन कर रहे हैं, अरे भैया तुम वहां क्या कर रहे हो, मुख्यमंत्री जी तुम्हें याद कर रहे हैं। मतलब जिस दौर में आपके 20-25 ऐसे लोग भाजपा में चले गए जिन्होंने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा, कितनी गंभीर बात है। उस दौर में भी कोई रोक उनको पा नहीं रहा, और जब जो जनता के सवाल हैं उनको उठाने की बजाय आप जो है कह रहे हैं कि सब मौन व्रत धारण कर लो, पार्टी फोरम में, वो पार्टी फोरम में कोई मतलब कोई गाइडेंस में लग रहा है, कोई गार्जियनशिप जैसी स्थिति है नहीं। तो करण मेहरा क्या हारी भी लड़ाई लड़ रहे हैं? मतलब जो आप कह रहे हैं कि वो कार्यकाल भी उनका खत्म हो चुका है, तो और कभी भी घास गिर सकती है, कभी भी जो है बदलाव हो सकता है, तो ये जो छटपटाहट, क्या ये आखिरी दौर की छटपटाहट है उनमें? इसके लिए सिर्फ करण माहरा ही दोषी नहीं है। उत्तराखंड में कांग्रेस की कमान दो लोगों के हाथ में है, एक करण माहरा है जो प्रदेश अध्यक्ष है, और दूसरा ही यशपाल आर्य जो लीडर अपोजिशन है। लीडर अपोजिशन को लोकतांत्रिक भाषा में शैडो सीएम कहा जाता है, यानी कि जो ज्यादा बड़ा जो दल है उसके जो नेता है वो नेता सदन पुष्कर सिंह धामी है, और जिनके कम विधायक है वो नेता प्रतिपक्ष है। उनके पास भी मंत्री स्तरीय सुविधाएं हैं, सारे जो है अच्छे खासे अधिकार उनके पास है, और 3 साल उनको जो है लीडर अपोजिशन बने हो गए। इन 3 सालों में आपने कभी भी यशपाल आर्य को जनता के मुद्दों पर जो है पुष्कर सिंह धामी की सरकार को घेरते हुए नहीं देखा। और उसके पीछे जो कारण है वो और गंभीर है कि जो व्यक्ति 5 साल तक त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी 3 मुख्यमंत्रियों के साथ मंत्री रहे हैं यशपाल आर्य, उनको जो है वापस कांग्रेस में आ गए, और उनको सुविधा अनुसार वापस आने के बाद आपने उनको नेता प्रतिपक्ष बना दिया। ऐसे ही व्यक्ति वहां से सवाल कैसे पूछेंगे उस सरकार से? मतलब परसों तक तो वो बगल में बैठ के सरकार चला रहे थे, इधर पुष्कर सिंह धामी बैठे, उधर बगल में यशपाल आर्य बैठे हुए, वही सरकार चला रहे थे। उससे पहले वो जो है तीरथ सिंह रावत के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, उससे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उन्होंने 4 साल तक सरकार चलाई। तो स्थिति यह है कि कांग्रेस का जो, जिसे कहते हैं कोई समझ बूझ, कोई जो मतलब जिसे कहते हैं व्यक्ति के भीतर कोई ऐसी समझ उस पार्टी के भीतर कि वो ये भी नहीं समझ पा रहे कि हम कर क्या रहे। तो जो व्यक्ति 5 साल तक वहां पर जो है सत्ता सुख भोग कर आ गए, जो अपनी पार्टी को छोड़ के चले गए, इसलिए चले गए कि उनके बेटे और उनको दोनों को टिकट नहीं दिया, और वापस आ गए, दोनों को टिकट मिल गया तो बहुत बढ़िया हो गए। तो मेरा मानना है कि ये जो कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है, उस दुर्गति के जो मुख्य 2 किरदार हैं वो आज की तारीख में यशपाल आर्य है और दूसरे करण माहरा है। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं वहां पे, वो कंफर्ट जोन में हैं और वहां से बाहर नहीं आना चाहते, और इस वजह से जो है पार्टी की दुर्गति हो रही है। तो ये जो कंफर्ट जोन है कांग्रेस नेताओं का, क्या ये दूसरों के लिए जगह बना रहा है, दूसरी धाराओं के लिए जगह बना रहा है? मतलब जो सरकार के खिलाफ जो विपक्ष है, कांग्रेस अगर अपने रोल में नहीं है, तो क्या इससे दूसरों के लिए स्पेस क्रिएट हो रहा है, जैसा निकाय चुनाव में भी कई जगह हमने देखा? निश्चित रूप से ये जो विषय है कि कांग्रेस के लोग किस प्रकार, जो मैं कहता हूं कि ये सरकार से मिले हुए। अब आप देखिए इतने सारे बयान हरीश रावत के आते हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी बहुत बड़े ताकतवर हैं, वो विपक्ष को रौंद रहे हैं, उनका अलग राग चल रहा है। प्रीतम संघ वहां बंगला लेकर बैठे हुए, वो पहले पार्टी के अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष हुए, और आज की तारीख में मंत्री स्तरीय बंगला वहां लेके बैठे हुए आपके यमुना कॉलोनी में। क्या जरूरत पड़ी आपको? तो ये सब चीजें जब पब्लिक नोटिस कर रही है, तो इससे निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि जो कि वो मुख्य विपक्ष की जो भूमिका आज कांग्रेस की दिखनी चाहिए इस प्रदेश में, वो उसका भारी अकाल है, और वो नहीं दिख पा रही है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो इनके बड़े नेता हैं, छोटे हैं, जो तमाम जो भी लोग हैं, ये शाम को अक्सर जो है मुख्यमंत्री निवास में जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इनके पर्सनल काम है। और ये सब बात जब आम जनमानस देख रहा है, तो जो आप कह रहे हैं कि भाई क्या किसी और की तरफ जो है जनता देख रही है, तो इस निकाय चुनाव में ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारे इतने मेयर जीत के आ गए, इतने नगर पालिका के अध्यक्ष, इतने जो है नगर पंचायतों के आ गए, कांग्रेस पार्टी ने दिखा। इस बीच में जो नई बात है वो ये निकल कर आई कि तीसरी फोर्स के रूप में एकमात्र मसला जो मैंने
पिछले 22-24 साल की राजनीति में, जो 24 तो पूरे हो गए, 25वां साल चल रहा है स्टेट को। इन 25 सालों में पहली बार एक ऐसी फोर्स है जो कहती है कि 4-5 नगर पालिका अध्यक्ष हमारे भी आए हैं। ये बड़ी बात है। मतलब वो जो बॉबी पवार की जो टीम है, उन लोगों ने भी चुनाव के दौरान और उसके बाद जो डेटा जारी करा है, उन्होंने बताया कि भाई वो रुद्रप्रयाग में उनके जो है नगर पालिका अध्यक्ष जीते हैं, गजा में उनके जीते हैं, मुंसियारी में जीते हैं, उनका जो है उसके बाद जो चिन्याली शहर है वहां वो जीते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुमाऊं में 3 ऐसी सीटों पर भी जो कंपेन किया जहां पर उनके लोग दूसरे नंबर पर थे। और एक ये ऋषिकेश का भी देखा कि जो मास्टर जी वाला चुनाव था उसमें भी बॉबी पवार और उनके लोग कंपेन कर रहे हैं। तो आज की तारीख में वो उनके पास से डेटा आने के लिए है और वो बता रहे हैं लोगों को कि भाई जब जिस दौर में बीजेपी कांग्रेस के पास एक आंकड़ा है कि वो व्यक्ति उन लोगों के जीते, तो ये पहली बार है, क्योंकि इससे पहले कभी ये भी नहीं हुआ कि बीएसपी, यूकेडी या कोई दूसरे तीसरा दल जिसने कहा होगा कि हमारे 4-5 लोग जीते हैं। लेकिन ये पहला अवसर है कि जब बॉबी पवार कह रहे हैं कि उनके 4-5 लोग जीत कर आए। और मैंने देखा कि वो जिस अंदाज में उन्होंने चुनाव प्रचार भी उन लोगों के लिए किया, उसके बाद वो शपथ समारोह में उनके शामिल हुए, तो जो एक बड़ा वर्ग, एक बड़ी संख्या इंडिपेंडेंस की आई है, उन पर उनको लेकर भी एक आने वाले समय में मैं मानता हूं कि वो अगर एक फोर्स के रूप में खड़े हो गए, तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड का जनमानस है, जिसको ये लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो बहुत ही ताकतवर पार्टी है, वो लोगों को तोड़ रही है, खरीद रही है, किसी तरह से लेकर जा रही है, लालच देकर ले जा रही है, या वॉशिंग मशीन में उनको धुलवा कर ले जा रही है। असल बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर उत्तराखंड में जो कांग्रेस पार्टी के जो हाल है, अगर यही हाल रहे, तो निश्चित रूप से जो उत्तराखंड का जनमानस है उसके लिए वो एक वैक्यूम देख रहा है। उसको लग रहा है कि खाली जगह है जहां पर आज की तारीख में कांग्रेस के लोगों को सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखना चाहिए था, उनको लड़ते भिड़ते दिखना चाहिए था, वो एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रहे हैं। तिलक राज बेड़ को उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, सुरेंद्र सिंह नेगी का अलग मोर्चा खोला हुआ है, ये हीरा सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि टिकट बेच दी करण मारा ने, और उधर कर आपने मयूख महर का भी देख लिया। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको खुद से लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है। और उस दौर में जब आपने कल भी देहरादून में देखा कि ये बॉबी पवार के जो बेरोजगार संघ के लोग, इन्होंने एक बैकडोर भर्ती वाले को दिन भर कमरे में बंद करके रखा। बताया जा रहा है कि भाई वो जब चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, तो उस दौरान एक आदमी को बैकडोर से भर्ती किया गया और 1,75,000 रुपए की तनख्वाह पर रख दिया। तो जहां मुख्य विपक्षी दल को ये सवाल उठाने थे, वहां पर अगर बॉबी पवार वाली सेना वहां काम कर रही है, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि वो उस वैक्यूम को भरने की दिशा में जो है आगे बढ़ते हुए मैं देखता हूं। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अपने कंफर्ट जोन में मस्त पड़े हुए हैं, और वो जो जगह है, जो लड़ाई की जगह है, जो सड़कों पे लड़ाई की जगह है, वो बॉबी पवार या जो दूसरे लोग हैं, जो यंग लोग जो लड़ रहे हैं सड़कों पे, वो कर रहे हैं। बॉबी पवार से मैंने भी कुछ समय पहले बात की थी, तो 50 सीटों पर उन्होंने जो है बताया था कि मैं 50 सीटों पर लड़ने का प्लान है हम लोगों का 27 में। अगर 50 सीटों पर ये लोग लड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। बीजेपी तो अभी तक तो उसको सिर्फ बीजेपी से लड़ना था, लेकिन अब तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज ये हो जाएगा। मेरा मानना है कि बॉबी पवार वो ये जो आत्मविश्वास है, उसके पीछे जो ठोस कारण मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक तो वो टिहरी लोकसभा में 2.25 लाख के करीब वोट उनको पड़ा, जिससे उनका आत्मविश्वास ये जागा होगा। दूसरा, उन्होंने जो प्रयोग केदारनाथ में किया, और तीसरा जो निकाय चुनाव में उतरे, उन्होंने अपने लोगों को लड़ाया। लेकिन मेरा मानना है कि 50 सीटों पर लड़ना अभी बहुत जल्दीबाजी हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने इस प्रकार के प्रयोग मुन्ना सिंह चौहान को भी करते हुए देखे, हमने इस प्रकार के प्रयोग यूकेडी को करते हुए देखे। जब तक आप संगठित रूप से ठोस किसी सीट पर काम नहीं करते हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी जो इमेज है वो सिर्फ एक वोट कटवा तक साबित ना हो जाए। इसलिए 50 तक जाने की जो उनकी बात अगर उन्होंने कही आपसे, मुझे लगता है वो टू अर्ली हो जाएगा। उसके लिए अगर ठोस रणनीति बनाएंगे तो निश्चित रूप से वो काम भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि पूरी देश दुनिया में कहीं हुआ नहीं। आपने अभी देखा कि दिल्ली में 10 साल तक केजरीवाल ने शासन चलाया है, और अभी भी जो उनके पास वो वोट परसेंट है वो 43-44% के आसपास है। मतलब कहीं बहुत ज्यादा वो पीछे नहीं है। ऐसे ही पंजाब में है, ऐसे बिहार में, तमाम मतलब इस देश में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दल हैं जो राज्यों में सरकार चला रहे हैं। और तो भाजपा की मजबूरी है कि कई सारी क्षेत्रीय दलों के साथ उन्होंने भी जो है कोलिशन कर दिया है।
दक्षिण भारत में तो कांग्रेस और भाजपा का कहीं कोई जा ही नहीं, आप देख रहे हैं कि वहां पर क्षेत्रीय दोनों को मौजूद है। तो इस दौर में उत्तराखंड की जनता इस बात को जरूर नोटिस कर रही होगी कि जिस वक्त में ये प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, उस प्रचंड बहुमत की सरकार को ये कांग्रेस के लोग चुनौती क्यों नहीं दे रहे हैं, ये उनकी घेराबंदी सदन में क्यों नहीं कर रहे हैं, सड़क पर क्यों नहीं कर रहे हैं, और जो ये तमाम तरह के इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज के बीच में तो हम रोज ये देख रहे हैं। आज करण मारा की चिट्ठी आ रही है तो सारे लोगों को चुप करने के लिए बोल दिया। हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं फलाने चैनल की डिबेट में नहीं जाऊंगा। उधर प्रीतम सिंह कह रहे हैं कि करण माला अपनी टीम को ठीक कर ले। उधर जो है गणेश गोलियाल कह रहे हैं कि मेरे पास तो भी कुछ है नहीं। तो वो जो आम जनमानस उत्तराखंड का है उसको जरूर लग रहा होगा। और आप ये जरूर देखेंगे जो 10 साल का जो शासन इनका इसके बाद जब पूरा होगा तो निश्चित रूप से जो एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार होती है, उसको फिल करने के लिए अगर कांग्रेस इसी प्रकार का जो मित्र विपक्ष का जो उनका रवैया है, जिसके कारण उन पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और बहुत सारी बातें उनके बारे में की जाने लगी है, तो और कंट्रोलिंग कुछ नहीं है। अभी आपने देखा कि इस निकाय चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि कांग्रेस अपने उन बागियों को भी मना नहीं पाई जो लोग वर्षों वर्षों तक उनके साथ काम कर रहे थे। तो आपका इसका मतलब मिसमैनेजमेंट है। आपके जो आप अगर कभी उनसे पूछे करण महाराज से, यशपाल आर्य से, इन लोगों से अगर आपकी बात हो तो आप उनसे ये गंभीर सवाल जरूर पूछना कि जब विजय पाल सजवाण जो है गंगोत्री से भाजपा में चले गए, आपने कौन सा आदमी वहां तैयार किया? आपके पास यमुनोत्री में चुनाव लड़ाने के लिए आदमी नहीं है, आपके पास पुरोला में लड़ाने के लिए नहीं है, आपके पास धनोल्टी में लड़ाने के लिए नहीं है। और ये वो सीटें हैं जहां से बॉबी पवार ने बम्पर जीत हासिल करी है। आपके पास एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा हो गया, मतलब बहुत सारी सीटें ऐसी आ गई हैं जहां अपने कार्यकर्ता नहीं बचा हुआ और जिनको टिकट दिया था वो भाग लिए। आप जरा पौड़ी में जाकर पूछ लीजिए तो भाजपा का आदमी भाजपा में जो कांग्रेस से लड़ा वो भी वहीं चले गया। आपने ये नहीं पूछा कि हरक सिंह रावत की बहू जब भाजपा में चले गई तो आपने कांग्रेस के किस आदमी को वहां पर जिम्मेदारी दी कि भाई आप वहां कुछ काम कीजिए? आपने केसर सिंह नेगी का विकल्प नहीं दिया। आपने वहां जो है जितना भी ये चीजें फैल रही हैं और चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, मतलब घर में जब भी कोई व्यवस्था खराब होती है तो जो घर के गार्जियन है और उन गार्जियन के रूप में आज 2 लोग करण मारा और यशपाल आ रहे हैं, इन लोगों ने कब प्रयास किए कि वो उस कांग्रेस को बिखरने से बचाए? तो मेरा मानना है कि जो 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 अविश्वास की बात आ रही है और जो जनता इनसे दूर जा रही है उसके पीछे ये है कि कोई ठोस नेतृत्व इनको जो है मिल नहीं पा रहा है। आपने बताया कि कांग्रेस किस तरह लस्त पस्त पड़ी हुई है और इन फाइटिंग में जो है जूझ रही है। लेकिन गजेंद्र भाई, जब हम बॉबी पवार का जिक्र करते हैं या जो दूसरे लड़के हैं जो मूल निवास का आंदोलन का झंडा उठाए हुए हैं, तो पहले जो है तीसरी शक्ति का मतलब गैर भाजपा गैर कांग्रेस वाला जो प्रयोग है पहले भी हुआ है। यूकेडी अपने आप में हालांकि बेजान पड़ी हुई है। 90 के दशक में हरक सिंह रावत भी जो है एक प्रयोग कर चुके हैं, ऐसा अलग पार्टी बना चुके हैं। सतपाल महाराज कर चुके हैं ऐसा। उत्तराखंड रक्षा मोर्चा जो हसर हुआ उसका वो भी आप देख चुके हैं। तो क्या अगर कांग्रेस सुस्त पड़ी है, अस्वस्थ पड़ी है, तो क्या जो अगला विकल्प हम लोग देख रहे हैं या सोच रहे हैं, क्या उसके उतने टिकाऊ होने के चांसेस हैं या बीजेपी के सामने बड़ा मुश्किल है इस सब चीजें टिक पाना? हाँ, ये निश्चित रूप से सही है कि भाजपा के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। मतलब जब आपके सामने एक इतना बड़ा दल खड़ा हो जाए, जिस दल के पास बहुत बड़े नंबर्स हैं, सारे मंत्री हैं, विधायक हैं, पैसे की ताकत है और जिस प्रकार का उन्होंने पूरे देश दुनिया में जाल फैला रखा है, निश्चित रूप से चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन मैंने अभी देखा कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही तो 2 बार केजरीवाल ने वो सरकार बनाई। ऐसे प्रयोग पूरे देश में और ये संभव है, ऐसा नहीं कि यह असंभव है। अगर आपने देखा होगा कि जो मुन्ना सिंह चौहान पहला प्रयोग किए थे जनवादी पार्टी बनाकर, 2002 की बात है, तो मुन्ना सिंह भी बहुत ज्यादा जल्दीबाजी कर गए। मतलब 2 सीट पर खुद वो लड़ रहे थे और आपको ध्यान होगा सिर्फ 70 वोट से जो है वो विकासनगर में चुनाव हार गए, सिर्फ 70 वोट से। वो बहुत बड़ी बात है। तो उनको बात में ध्यान आया, हालांकि उनका जो इतिहास है वो उन्होंने, मुझे लगता है कि कोई दल छोड़ा नहीं है। हमने बसपा के चुनाव पे भी सिंबल पे उनको लड़ते देखा, समाजवादी पार्टी से वो विधायक रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट के रूप में भी जो है उन्होंने कई सारे प्रयोग किए हैं। उनकी पत्नी भी लड़ी है निर्दलीय के रूप में। जो रक्षा मोर्चा वाला विषय था वो भी कांग्रेस से टूटकर आया हुआ एक गुट था और कांग्रेस से टीपीएस रावत ने उसको क्रिएट किया और बाद में जो है उन्होंने केदार सिंह फूले वगैरह कुछ लोगों को जोड़ा और वो उसमें उसके बाद दिनेश देने का भी आपने देखा। अभी जो चुनौती है
उस चुनौती को इस रूप में भी जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं या राजनीति को जो पढ़ने वाले जो नई पीढ़ी के हम पत्रकार हैं, उनके सामने ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सीधा एजेंडा है। उनको सामने वाले को खत्म करना ही है किसी भी प्रकार से। वो किसी भी प्रकार की चुनौती अपने सामने नहीं रख सकते। आपने देखा वो हार्दिक पटेल कितना बड़ा उन्होंने आंदोलन जो है गुजरात के भीतर छेड़ा था, और उन्होंने किसी प्रकार से पहले हार्दिक पटेल पे खूब सारे मुकदमे लगाए, कुछ करा, ये सब करा, बाद में भाजपा के सिंबल पर उनको विधायक बना दिया। इसी प्रकार के जो तमाम प्रयोग देश में ये चुनौती जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी आपको मुकदमों से डरा सकती है, सीबीआई आएगी, ईडी आएगी, इनकम टैक्स वाला आएगा, ये सब आएगा, लेकिन मेरा मानना है कि ये सारे लोग बिकाऊ होंगे, ऐसा संभव भी नहीं है। और जो जो विषय देखे जा रहे हैं कि पिछले करीबन 3 साल का शासन हो गया है, 4 मंत्रिमंडल की सीटें खाली हैं। एक टाइम पे हम देखते थे कि छोटी सी कोई बात होती तो भाजपा के 20-20, 25-25 विधायक यहाँ से दिल्ली चले जाते थे। आज वो व्यवस्था वहां खत्म हो गई है। वहां मतलब जो भाजपा में चले भी गए हैं, जैसा आपने उनका नाम लिया सतपाल महाराज का, तो सतपाल महाराज वो व्यक्ति हैं कि हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो उनको मिलने चले गए दिल्ली। महाराज ने 45 मिनट तक हरीश रावत को बाहर बिठा के रखा। कितनी बड़ी बात थी, मतलब एक ताकत थी कि एक मुख्यमंत्री बाहर बैठे में। और आज नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई कई दिन तक टाइम नहीं मिल रहा है, वो भी तब जब आपकी सरकार में मंत्री हैं। आप बता नहीं पा रहे हैं कि अगर आप जो है पर्यटन मंत्री हैं, संस्कृति के मंत्री हैं, तो आपकी वो भूमिका 4 धाम यात्रा के दौरान क्या है, आप आपके विभागों में मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप कैसे हो जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके विभाग की बैठक देहरादून में मुख्यमंत्री ले रहे हैं। तो ये जरूर है, जो लोग वहां गए, सुबोध उनियाल से आप पूछ लीजिए। सुबोध उनियाल को तो हमने जो है तिवारी सरकार में और विजय रोहड़ा सरकार में सुपर सीएम कहा जाता था कि वो सुपर सीएम है भाई, जो सुबोध भाई ने बोल दिया वो काम तो मुख्यमंत्री रोक नहीं सकते। लेकिन आज स्थिति इतनी है कि अपने विभाग का डीएफओ का रेंजर का ट्रांसफर कराने से पहले वो लिस्ट जो है सीएम हाउस जा रही है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि जो लोग वहां गए भी हैं उनकी आज वहां की हालत हो। कर्नल कोटियाल आपने देख लिया, कर्नल कोटियाल भी आए थे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा थे। आज वो भाजपा ने उनको अपना प्रवक्ता बना दिया। जिस भाजपा को सुबह से हम तक घर आते थे और धामी जी के लिए तो बहुत सारी बातें बोलते थे, कुछ कर धामी, मतलब पुष्कर धामी के आगे लिखते थे कुछ कर धामी। आज नौबत आ गई कि धामी जी ने उनको सुबह से शाम तक अपना जो है वीर गाथा सुनाने का ड्यूटी लगा दी कि आप जो है यश गाथा गाइए कि धामी जी सब अच्छा कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि वहां जाकर ही सब कुछ अच्छा होगा। मेरा मानना है कि समाज संघर्षशील लोगों के लिए जाना जाएगा, और जो लोग फाइट करेंगे, जो लड़ेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे, व्यवस्थाओं से लड़ेंगे, भ्रष्टाचार से लड़ेंगे, बेरोजगारी से लड़ेंगे, अगर वो ईमानदारी से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो जनमत है उनको जो है जरूर सम्मान देगा। तो जो लड़ेंगे जनमत उनको जरूर सम्मान देगा। आखिरी सवाल गजेंद्र भाई, जिस तरह विपक्ष का हाल है, कांग्रेस का हाल है खासकर, तो अब आपको बीजेपी के सामने या कहूं तो धामी साहब के सामने 27 में कोई चुनौती नजर आती है अभी, अगर देखें अभी की तस्वीर के हिसाब से? दरअसल मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल वे में काम नहीं कर रही है। एक तो ये कह रही कि भाई हमारी सरकार है, हमारे काम है, हम ये सब कर रहे हैं। दूसरा, वो जो सामने जो लोग हैं उनको लगता है कि 2027 में कांग्रेस के सामने कौन कौन चेहरे होंगे विधानसभा वार। अभी भी आप कुछ दिन बाद सुनेंगे कि यहाँ से 2 लोग तोड़ दिए, वहां से 4 और पकड़ लिए, कोई ब्लॉक प्रमुख ज्वाइन करा लिए, कोई नगर पालिका के अध्यक्ष ज्वाइन करा लिए। ये सब अभी भी होने वाला है, क्योंकि जिस आदमी की नब्ज पे वो हाथ रखेंगे, जो कमजोर कड़ियां होंगी, सबसे पहले तो वो लोग जो है मारे जाएंगे। और जो ये जो दौर चल रहा है कि भाई सिर्फ इन्हीं की सरकार चलेगी या इन्हीं का सब कुछ होगा, इस पर अगले 1 साल के भीतर आप ये देखना कि अगर जिस प्रकार की बातें दिल्ली से आ रही हैं कि क्या करण मारा कंटिन्यू करेंगे या कांग्रेस पार्टी इसको सबक लेगी कि भैया बहुत खराब हो रहा है, पूरे देश में भग पिट रही है। आपने कहा कि दिल्ली में जो लगातार 3 बार, जो तीसरी बार 0 पे आ गए हो, तो क्या उत्तराखंड में भी इस प्रकार की नौबत आ सकती है? इस पर मंथन करेंगे। और वो जो लोग कांग्रेस के लोग हैं कि अगर कोई नया अध्यक्ष भी आता है, जो लीडर पोजीशन है उसको बदलते हैं, क्या वो वास्तव में दिल से उत्तराखंड की जो जनता के जो सवाल है, जो इस प्रदेश में घटित हो रहा है, जो कमिटमेंट्स सरकार इनके पार्टी के थे, क्या वो पूरे हो रहे?
कोई इस घोषणा पत्र को लेकर बैठेगा कि भाई बताइए कि आपने ये वायदे थे कि ये काम नहीं हुए? क्या इनको लेकर वो लड़ पाएंगे? ऐसे वो तमाम चीजें हैं जो जिनको लेकर जो है आम जनता भी देख रही होगी। और जहां तक पुष्कर सिंह धामी का जो सवाल है, क्योंकि आप जानते हो तो खुद चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद उनकी पार्टी ने उन पर भरोसा किया और इस भरोसे में 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। आज की तारीख में अब उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को लेने दिल्ली गए तो प्रधानमंत्री आ गए नेशनल गेम का उद्घाटन करने के लिए, समापन के लिए अमित शाह को बुलाने गए तो अमित शाह भी आ गए। भारत सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ आप उनके फोटोग्राफ देख रहे हैं और ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है कि जो है जितने पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की जो है मिलाकर फोटो नहीं आती उतने से ज्यादा धामी जी की जो है प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है। तो निश्चित रूप से अभी तो पुष्कर सिंह धामी कंफर्ट जोन में है। उनको मालूम है कि वो अपने किसी भी भाषण की शुरुआत नरेंद्र मोदी से करते हैं, समापन भी वहीं से करते हैं। तो जब तक उनको लगेगा कि भाजपा वालों को कि भाई ये ठीक दिशा में चल रही है, तब तक तो चुनौती नहीं है। लेकिन आपने ये भी देखा है कि हमने देखा था कि हरियाणा में पहले दिन में जो है खट्टर साहब की बहुत तारीफ कर रहे थे मोदी जी और अगली सुबह उनका इस्तीफा ले लिया। तो ये पार्टी ऐसे तमाम प्रयोगों के लिए जाने जाती है। जहां तक 27 का सवाल है, तो 27 में बीजेपी से कहीं ज्यादा तो चुनौती है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो एक विकल्प के रूप में तैयारी कर रहे हैं। तो सरकार के पास तो अपने आंकड़ेबाजी रहेगी, अपनी ताकत है, वो भी जोड़ तोड़ भी करती रहेगी। तो चुनौती का असल जो खाका है, मैं समझता हूं हम लोग ठीक 1 साल बाद जब अब जो 26 जब शुरू होगा, उस चुनावी वर्ष में आते आते पिक्चर जो है काफी हद तक मैं समझता हूँ क्लियर होगी। उसमें उत्तराखंड की पिक्चर काफी हद तक क्लियर होगी, गजेंद्र रावत जी का ऐसा कहना है। और राजनीति के जो मसले हैं उत्तराखंड में उस पर इतना धारदार और इतना बेबाकी से बोलने का साहस सब में नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र भाई, हमें समय देने के लिए और इस पर टिप्पणी करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।